चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का ये बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर। आज हम हिंदी भाषा के पूरे 3500 सालों के सफर को ट्रैक करने वाले हैं, एकदम इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर तक। ये सिर्फ एक भाषा की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक जीती जागती बहती हुई नदी की कहानी है, जो सदियों से अपना रास्ता बनाते हुए आज भी उतनी ही तेज धार के साथ बह रही है। इस पूरे भाषाई ताने बाने को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले विश्व से भारत, फिर संस्कृत से हिंदी की यात्रा, उसके बाद हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं, फिर इसका व्याकरणिक ढांचा, इसके विविध रूप और आखिर में देवनागरी लिपि व राजभाषा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, विश्व से भारत। अब जरा इस नंबर 18 पर गौर करते हैं। भाषा विज्ञान की दुनिया में विद्वानों के बीच इस बात पर खूब बहस होती है कि दुनिया में कुल 13 भाषा परिवार हैं या फिर 100, लेकिन एक बात पर सब राजी हैं, और वो हैं 18 प्रमुख भौगोलिक भाषा परिवार। और सबसे मजे की बात यह है कि यूरेशिया के इसी विशाल भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार के भीतर हमारी हिंदी भाषा का पहला बीज बोया गया था। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं संस्कृत से हिंदी तक की एक कमाल की यात्रा। ये टाइमलाइन देखिए, ईसा पूर्व 2000 की बेहद जटिल वैदिक संस्कृत से भाषा की ये धारा निकलती है। फिर करीब 500 ईसा पूर्व में ये भगवान बुद्ध की भाषा पाली और प्राकृत में ढलती है। इसके बाद मध्यकालीन अपभ्रंश से होते हुए लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ये आधुनिक हिंदी के शुरुआती रूप में हमारे सामने आती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, अपभ्रंश। प्राचीन काल के जो सख्त व्याकरण के विद्वान थे ना, वो इसे भ्रष्ट या गिरा हुआ कहते थे। लेकिन असल में ये कोई भ्रष्ट भाषा नहीं थी, बल्कि ये तो आम जनता की अपनी एकदम डायनामिक और जीवंत भाषा थी। इसी ने 6वीं शताब्दी के आसपास एक पुल का काम किया, और सच कहें तो इसी ने आगे चलकर आधुनिक हिंदी को जन्म दिया। जैसे जैसे भाषा की ये विशाल नदी भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़ी, तो स्वाभाविक है कि ये अलग अलग धाराओं में बढ़ गई। और यहीं पर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, अगर हिंदी एक ही भाषा है तो भारत के अलग अलग कोनों में ये इतनी अलग अलग क्यों सुनाई देती है? आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं हमारे तीसरे भाग में, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं। सच तो ये है कि हिंदी कोई एक अकेली पत्थर जैसी कठोर भाषा नहीं है। ये असल में 5 प्रमुख उपभाषाओं का एक बड़ा सा छाता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये सब अपभ्रंश के अलग अलग क्षेत्रीय रूपों से निकली हैं। इसी ने हमें अवधी जैसी मीठी बोली दी, जिसमें बड़े बड़े महाकाव्य रचे गए, और हाँ, खड़ी बोली भी दी, जो आज की हमारी मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी की सबसे मजबूत नींव है। अब जरा ये देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 13वीं सदी के महान कवि अमीर खुसरो ने शुरुआती खड़ी बोली का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जरा सुनिए, सज्जन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी रैन कर, भोर कभी ना हुए। मतलब मेरा प्रिय भोर होते ही चला जाएगा, हे विधाता रात ऐसी कर दे कि कभी सुबह ही ना हो। ये साबित करता है कि आधुनिक युग के आने से सदियों पहले ही खड़ी बोली का ये रूप आम लोगों के बीच कितना लोकप्रिय हो चुका था। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं भाग 4 की, भाषा का व्याकरणिक ढांचा। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भाषा अंदर से कैसे काम करती है। इसका जवाब है स्वनिम, या जिसे इंग्लिश में फोनीम कहते हैं। एडवर्ड सापियर इसे एक मनोवैज्ञानिक इकाई मानते थे, तो ब्लूमफील्ड इसे भौतिक इकाई। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जो पूरा का पूरा अर्थ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सिर्फ अ की जगह आ बोलने से कल काल बन जाता है, बिल्कुल जादू की तरह। यही स्वनिम हिंदी को इतना स्पष्ट बनाते हैं। हिंदी की ग्रामर असल में बहुत लॉजिकल है, खास तौर पर इसका शब्दों को जोड़ने का तरीका, जिसे हम समास कहते हैं। ये क्या करता है कि बड़े बड़े वाक्यों को एक छोटे एकदम सटीक शब्द में फिट कर देता है। जैसे अगर शब्द का पहला हिस्सा मुख्य है तो यथाशक्ति, दूसरा हिस्सा मुख्य है तो हस्तलिखित, और अगर दोनों मिलकर कोई तीसरा ही मतलब निकाल रहे हैं तो नीलकंठ। कितना बेहतरीन सिस्टम है। और जो लोग भाषा सीख रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, अपनी पूर्वज संस्कृत के मुकाबले आधुनिक हिंदी एकदम विश्लेषणात्मक हो गई। मतलब इसने खुद को आसान बना लिया। रोजमर्रा की बातचीत को सिंपल करने के लिए हिंदी ने संस्कृत के 3 लिंग और 3 वचनों वाली भारी भरकम जटिलता को छोड़ दिया और सिर्फ 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और 2 वचन, एकवचन और बहुवचन को अपना लिया।
चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं भाग 5, हिंदी के विविध रूप। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मानक हिंदी और उर्दू दोनों की जो ग्रामर वाली नींव है ना, वो एकदम सेम है, खड़ी बोली। लेकिन ये अलग कहाँ होती हैं? अपनी शब्दावली और लिपि में। स्टैंडर्ड हिंदी में संस्कृत के शब्द ज्यादा होते हैं और ये बाएं से दाएं देवनागरी में लिखी जाती है। वहीं उर्दू में अरबी, फारसी शब्दों का जोर है और वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की दक्षिणी हिंदी और गांधी जी की पसंदीदा आम बोलचाल वाली हिंदुस्तानी, ये सब दिखाती हैं कि ये भाषा कितनी आसानी से हर रंग में ढल जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, देवनागरी लिपि और राजभाषा। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, यानी देवनागरी, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। प्राचीन ब्राह्मी से निकली इस लिपि में कुल 52 अक्षर हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पूरी तरह से ध्वन्यात्मक है। मतलब इसमें इंग्लिश की तरह साइलेंट लेटर्स का कोई चक्कर ही नहीं है। जो लिखा जाएगा बिल्कुल वही पढ़ा जाएगा। हर अक्षर की अपनी एक फिक्स ध्वनि है। क्योंकि हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक संपर्क भाषा की तरह काम करती है, इसलिए 14 सितंबर 1949 का दिन इसके लिए बहुत ऐतिहासिक रहा। इसी दिन संविधान सभा ने अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। और आज तो ये प्राचीन नदी आधुनिक डिजिटल महासागर में भी जबरदस्त लहरें उठा रही है। जरा इस 94% वाले आंकड़े पर नजर डालिए, ये सच में कमाल है। ताज़ा डेटा बताते हैं कि डिजिटल दुनिया में हिंदी कंटेंट की खपत 94% की रॉकेट जैसी स्पीड से बढ़ी है और इसने इंग्लिश की 19% वाली ग्रोथ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वैदिक पुजारियों के मंत्रों से लेकर आज हमारे स्मार्टफोन्स पर वायरल होने वाले कंटेंट तक, हिंदी का ये सफर वाकई किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि 3500 साल पुराने पत्थरों पर उकेरी गई ये भाषा आजकल के स्मार्टफोन्स के एल्गोरिदम में कैसे प्रवाहित हो रही है। और सबसे अहम सवाल, हम सब इस जीवन नदी के अगले अध्याय का हिस्सा कैसे बनेंगे? ये हमारा डिजिटल भविष्य कैसे तय करेगी? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।